बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। लास्ट जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो पिछला सेकंड लेक्चर था उसमें आपने टैक्सेस पढ़े थे, और उसके बाद जब टैक्सेस कलेक्ट हो जाते हैं और वो जो नेशनल इनकम बन जाते हैं, कल के लेक्चर में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो ये है कि आपके पास जो टैक्सेस और सब्सिडीज, कल के लेक्चर में आपने सब्सिडीज पढ़ा था। सब्सिडीज क्या होते हैं कि एक फाइनेंशियल एड होती है जो हुकूमत की तरफ से किसी भी बिजनेस सेक्टर या किसी भी इंडिविजुअल को प्रोवाइड की जाती है, उसको हम कहते हैं सब्सिडीज। आज हम लोगों ने पढ़ना है कि जो इन टैक्स पे और सब्सिडीज पे, टैक्स कलेक्ट करने पे जो कॉस्ट आती है और सब्सिडीज देने पे जो गवर्नमेंट की कॉस्ट आती है, उस चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ टैक्सेस एंड सब्सिडीज। तो हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू कर लेंगे सब्सिडीज और टैक्सेस का, कि कौन कौन से टैक्सेस थे और किस तरह से आपके पास कौन कौन सी सब्सिडीज जो हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से दी जाती हैं, और कौन कौन से सेक्टर को जो सब्सिडीज हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं, और इनका जो मेन पर्पस होता है वो क्या होता है। टैक्सेस का पर्पस क्या होगा और सब्सिडीज का जो मेन आपके पास एम है वो क्या चीज होगी। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले देखिए कि आपके पास इंट्रोडक्शन टू टैक्सेस एंड सब्सिडीज है। इंट्रोडक्शन है हमारे पास टैक्सेस का और सब्सिडीज का, जो आप पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम इसका जो है थोड़ा सा जो है एक ओवरव्यू कर लेते हैं। टैक्सेस और सब्सिडीज क्या होती हैं। टैक्सेस एक कंपलसरी फाइनेंशियल चार्जेस हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी बिजनेस सेक्टर पे इम्पोज किए जाते हैं। किस मकसद के लिए? टू फंड पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर को फंड करने के लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से चार्जेस इम्पोज किए जाते हैं किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी बिजनेस सेक्टर पे इम्पोज किए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस। उसके बाद है सब्सिडीज। सब्सिडीज क्या है? सब्सिडीज मीन कि आपके पास एक फाइनेंशियल असिस्टेंस है प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट, के एक फाइनेंशियल असिस्टेंस या फाइनेंशियल एड जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाती है किसी भी इंडिविजुअल को या किसी भी बिजनेस सेक्टर को या किसी भी इंडस्ट्री को प्रोवाइड की जाती है। गवर्नमेंट की तरफ से एक एड प्रोवाइड की जाती है, या आप ये कह लें कि एक फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड की जाती है गवर्नमेंट की तरफ से किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी बिजनेस सेक्टर, किसी भी इंडस्ट्रीज को टू सपोर्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए कि आपके पास जो सब्सिडीज का मतलब है कि फाइनेंशियल एड। फाइनेंशियल एड अब किस तरह से हो सकती है कि आप किसी भी जो सेक्टर है, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चर सेक्टर कह लें, एग्रीकल्चर सेक्टर को गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रोग्राम जैसे किसान दोस्त प्रोग्राम है, आपके पास मुख्तलिफ किस्म के जो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर से मुतल्लिका जो पाकिस्तान में प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, तो वो चीज़ क्या है? वो फाइनेंशियल एड है। अब उसमें क्या होता है कि किसान दोस्त प्रोग्राम या किसान कर्जा स्कीम या इस किस्म के जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को आप कह लें, सॉरी, एग्रीकल्चर सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए जो प्रोग्राम शुरू किए गए हैं, अब इनका मकसद क्या है, मतलब क्या है कि जो आपके पास एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं उनको एक थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। अब उसमें जो कर्जे प्रोवाइड किए जाते हैं उसमें आपके पास गवर्नमेंट जो है, जैसा कि बाकी बिजनेस सेक्टर्स को इस तरह से कर्जे प्रोवाइड नहीं किए जाते जिस तरह आपके पास ये कर्जा स्कीम होती है, किसान कर्जा स्कीम है, उसमें आपके पास जो इंटरेस्ट रेट है वो कम रखा जाता है। वो इंटरेस्ट रेट क्यों कम रखा जाता है? कि आसानी से जो किसान है वो कर्जा ले सकें, और फिर जब कर्जा लेके अच्छे बीजों का इस्तेमाल करेंगे, अच्छे तरीके से नई टेक्नोलॉजी के जरिए अपने जो कल्टीवेशन का प्रोसेस करेंगे, तो उसमें हमारे पास फायदा क्या होगा? उस चीज का जो आप एक एक फर्द को एड प्रोवाइड करें तो उसका फायदा जो है पूरी की पूरी कंट्री को होगा, कि उसका हमारे पास जो आउटपुट मिलेगा वो एक बहुत बड़ा आउटपुट और एक बहुत बेहतरीन किस्म का आउटपुट हमें मिलेगा जो कि हमारी इकोनॉमी को बूस्ट अप कर सकता है। ठीक है। उसके बाद पर्पस है हमारे पास इन दोनों चीजों का पर्पस हम लोग देखें क्या होता है कि टैक्सेस और इसका सब्सिडीज का पर्पस क्या है। टैक्सेस और सब्सिडीज का पर्पस क्या होता है कि टैक्सेस का आप पर्पस बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं कि टैक्सेस जो है जनरेट करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, पब्लिक गुड्स और सर्विसेज के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है, और वो जब रेवेन्यू जनरेट हो जाता है तो उसको आपके पास पब्लिक के लिए ही कोई भी प्रोजेक्ट हुकूमत जो है वो बना देती है, किसी भी किस्म के मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट बना देती है जो कि पब्लिक के लिए बड़े फायदेमंद होते हैं। जैसा कि कोई भी हॉस्पिटल बना दिया, किसी किस्म की कोई लाइब्रेरी, कोई स्कूल, या आपके पास कोई भी आप ये कह लें कोई लैब वगैरह बना दी गवर्नमेंट की तरफ से। जबकि सब्सिडीज क्या होती है? सब्सिडीज का एम क्या होता है? सब्सिडीज एम टू प्रमोट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट करते हैं, जैसा मैंने अभी एग्जांपल दी है आपके पास
ये जो किसानों की मैंने अभी एग्जांपल दी है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को प्रमोट किया जा रहा है या फिर सपोर्ट कर रहे होते हैं किस चीज को, मुख्तलिफ सेक्टर्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं जो आपके पास बेनिफिशियल होते हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, तो आपके पास जो चीजें बेनिफिशियल होंगी पब्लिक के लिए उन चीजों को सपोर्ट किया जाएगा, उनकी एड प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे ये बात क्यों कही गई है कि बेनिफिशियल फॉर द पब्लिक? अब जो गवर्नमेंट है वो हर किस्म के हर इंडस्ट्री को एड प्रोवाइड नहीं कर रही होती है। गवर्नमेंट उन इंडस्ट्री को एड प्रोवाइड कर रही होती है जो कि बेनिफिशियल होते हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, पब्लिकली जो चीज की जा रही है उनको गवर्नमेंट एड प्रोवाइड करेगी। जो आपने अपने पर्सनल बिजनेस स्टार्ट किए हुए हैं उन पर गवर्नमेंट आपको किसी भी किस्म की सब्सिडी नहीं देती है। उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ टैक्सेस हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव टैक्स। दोबारा से हम इसको देख रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ टैक्सेस पढ़नी है, तो हम ये जो चारों के चारों टैक्सेस हैं दोबारा देखते हैं कि ये चारों के चारों टैक्स जो हैं जो है इम्पोज किए जाते हैं, और फिर इन पे जो कॉस्ट होती है वो क्या डायरेक्ट टैक्स होता है कि जो आपके पास किसी भी इंडिविजुअल पे या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन पे डायरेक्टली अप्लाई होता है, जैसा कि इनकम टैक्स है या कॉर्पोरेट टैक्स है। ये आप बड़े डिटेल में पढ़ चुके हैं, इस वजह से मैंने इनको जस्ट एक शॉर्ट शॉर्ट यहाँ पे इनको जनरल एक ओवरव्यू के तौर पे लिया है। बाकी चीजें जो हैं आप उसमें डिटेल में परसों के लेक्चर में पढ़ चुके हैं। उसके बाद है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो गुड्स या सर्विसेज पे अप्लाई होता है, उसके बाद फिर जो किसी भी इंडिविजुअल पे या पब्लिक पे अप्लाई होता है, जैसा कि सेल्स टैक्स है और वीएटी टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स। ये भी आप पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। देन आपके पास है प्रोग्रेसिव टैक्स। प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होते हैं कि हायर इनकम अर्न पे अ हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे जो आपका टैक्स का परसेंटेज है वो बढ़ता चला जाता है, जैसा कि इनकम टैक्स है। रिग्रेसिव टैक्स मीन लोअर इनकम अर्न पे अ हायर परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। अब जो सेल्स टैक्स होते हैं आपके पास, बेशक आपकी इनकम लो चल रही है लेकिन आपके ऊपर जो टैक्स अप्लाई होंगे वो हायर परसेंटेज की वजह से होंगे। बेशक आप किसी इंडस्ट्री की बात कर लें कि इंडस्ट्री में क्या होता है कि आपकी प्रोडक्शन को देखा जाता है कि आपकी प्रोडक्शन क्या चल रही है। जैसे सेल्स टैक्स मैंने अभी बात की, सेल्स टैक्स का आपकी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं होता है कि जो भी आपके सेल्स पे टैक्स लगाए जाते हैं या आप जो चीज खरीदने जाते हो वहां पे आपके पास आपको आपकी इनकम नहीं देखी जाती कि आपकी इनकम क्या है, सिंपल आप पर टैक्स अप्लाई कर दिया जाता है। तो ये है रिग्रेसिव टैक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ टैक्सेस। इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है टैक्सेस का, ये भी बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा है। रेवेन्यू जनरेशन, और रेवेन्यू जनरेट होता है बिहेवियरल चेंज जो होता है वो आता है। बिहेवियर में चेंज कैसे आता है कि यहाँ पर डिस्करेज किया जाता है या फिर इनकरेज किया जाता है, मुख्तलिफ किस्म के बिहेवियर्स को डिस्करेज कर देंगे या इनकरेज कर देंगे। सिन टैक्स ऑन टोबैको, टोबैको के ऊपर सिन टैक्स लगाया जाता है। सिन टैक्स का मतलब, सिन का मतलब होता है गुना, तो इसको सिंपल जो टोबैको के ऊपर है इसका नाम रखा गया टैक्स का, वो सिन टैक्स है कि आपके पास टोबैको के ऊपर टैक्स अप्लाई कर दिया जाता है। वो क्यों अप्लाई किया जाता है कि लोगों को इनकरेज किया जाए उनके बिहेवियर में कि ये चीजें आपकी जितना ज्यादा टैक्स अप्लाई होगा उतना आपके पास चीज महंगी लगेगी। और वो किस वजह से टोबैको पे अप्लाई किया जाता है कि लोगों का जो है मुख्तलिफ किस्म का जो गले का कैंसर है या मुंह का कैंसर के प्रॉब्लम जो हमें देखने में आ रहे हैं उस चीज को कम करने के लिए ये जो आपके पास टैक्स हैं ये अप्लाई किए जाते हैं। और किसी चीज को इनकरेज करने के लिए भी टैक्स अप्लाई कर देते हैं, जैसा कि आपके पास कस्टम ड्यूटीज होती हैं। तो कस्टम ड्यूटीज जो है हमेशा वो हाई कर दी जाती हैं। वो किस वजह से हाई कर दी जाती हैं कि आपके पास जो बाहर से आने वाली, यानी कि जो ज्यादातर हम इंपोर्ट्स पे इक्तफा कर रहे होते हैं कि ये जी इंपोर्टेड चीजें यूज करनी है, तो गवर्नमेंट जानबूझकर जो टैक्स है इंपोर्ट्स पे वो ज्यादा कर देती है ताकि लोग खौफजदा होकर कि ये चीजें महंगी हैं अपने ही कंट्री की चीजों को जो है वो प्रेफर करें। नेक्स्ट वन इज मार्केट जो है डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन का मतलब होता है कि आपके पास रद्द-बदल तब्दीलियां या आपके पास ये कह लें गड़बड़। ठीक है, मार्केट में डिस्टॉर्शंस कैसे आती हैं, कैन लीड टू डिक्रीज सप्लाई और डिमांड। अब यहाँ पे कुछ आपके पास पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं कि जो टैक्स हैं वो क्या करते हैं, वो सप्लाई को या डिमांड को भी डिक्रीज करते हैं। जितना ज्यादा आपके पास टैक्स सप्लाई होगा डिमांड कम हो जाएगी। जब डिमांड कम होगी लोगों को नुकसान, जो एंटरप्रेन्योर है उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। देन वो क्या करेंगे आपके पास, वो सप्लाई को कम कर देंगे। नेक्स्ट वन इज डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस क्या होता है कि एफिशिएंसी लॉस।
वेयर मार्केट इक्विलिब्रियम इज नॉट अचीव ड्यू टू टैक्स, ड्यू टैक्स की वजह से मार्केट इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होता। मार्केट इक्विलिब्रियम कहाँ पे अचीव होता है? जहां पर आपके पास क्वांटिटी ऑफ डिमांड बिकम इक्वल्स टू क्वांटिटी ऑफ सप्लाई। सप्लाई और डिमांड आपस में जब इक्वल हो जाते हैं तो हमारे पास ये बन जाता है मार्केट इक्विलिब्रियम। अब क्या होता है, जब टैक्स अप्लाई होगा, टैक्स अप्लाई होने से क्या होगा कि आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। जब कॉस्ट बढ़ती है तो आपके पास आपको रेवेन्यू इतना मिल नहीं रहा हो, तो वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है कि आपकी सप्लाई ज्यादा हो जाती है, आप डिमांड कम हो रही है। ठीक है, या इस तरह से तो सप्लाई कम कर दी जाती है। जब आपको पता चल रहा होता है कि हमें लॉस हो रहा है, सप्लाई कम करने के, जब सप्लाई और डिमांड का आपस में इक्वल नहीं होंगी तो वहां पे इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा। जब इक्विलिब्रियम अचीव नहीं होगा तो एफिशिएंसी लॉस हो जाएगा। एफिशिएंसी लॉस का मतलब क्या होता है कि जो आपके पास किसी भी सेक्टर की एक पावर है, यानी कि एक आप ये कह लें कि किसी के अंदर काम करने की जितनी एबिलिटी है, उस एबिलिटी से लो पर जो काम कर रहे होते हैं, मतलब काम करने की एबिलिटी को एफिशिएंसी कहते हैं, और काम करने की जितनी एबिलिटी है उससे कम पे जब काम हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड एफिशिएंसी लॉस। कि फॉर एग्जांपल अगर एक इंडस्ट्री की बात करें, उसकी कैपेसिटी कितनी है, उसकी मुख्तलिफ आप ये कह लें कि 50 टन किसी भी चीज को प्रोड्यूस करें, उसकी एफिशिएंसी है 50 टन, लेकिन वो 50 टन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, वो 30 to 40 टन प्रोड्यूस कर रही है। इट्स मीन एफिशिएंसी लॉस कि उसके काम करने की जो एबिलिटी है वो 50 पे है, लेकिन वो उस पे उससे कम पे काम कर रही है। दैट इज डेड वेट लॉस। अब डेड वेट लॉस का नेक्स्ट हमारे पास हम लोग इसका जो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि लॉस ऑफ इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इकोनॉमिक एफिशिएंसी में लॉस हो जाता है जब इक्विलिब्रियम आउटकम इज नॉट अचीवेबल। आपके पास जो इक्विलिब्रियम है वो अचीव नहीं हो सकता, तो इस चीज को हम कहते हैं डेड वेट लॉस। इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हम, दो एक्सिस लेंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम लोग क्वांटिटी लेंगे और वाई एक्सिस पे प्राइस लेंगे। जैसा कि आपने सप्लाई और डिमांड के चैप्टर में आपने चीजें ली थी वैसे ही करेंगे। वहां पे कर्व्स हम लोगों ने दो लेनी होंगी, सप्लाई और डिमांड कर्व लेंगे। और फिर जब टैक्स आपके पास अप्लाई होगा तो सप्लाई जो है वो शिफ्ट कर जाएगी। वो शिफ्ट कहाँ करेगी? अपवर्ड शिफ्ट कर जाएगी, और न्यू इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा जहाँ पे क्वांटिटी आपके पास लो होगी और प्राइस आपके पास ज्यादा हो जाएगी। और फिर आपके पास उस शिफ्ट की वजह से एक जो एरिया बनेगा वो हमारे पास होगा डेड वेट लॉस एरिया। इसके आगे ग्राफ मैं अगले इसमें स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। इसकी एग्जांपल है कि जब आप टैक्स इम्पोज करते हो सोडा पे, किसी भी सोडा पे आप इंक्रीज कर देते हैं टैक्स पे, तो जब आप टैक्स इंक्रीज करते हैं तो लाजमी बात है कि इंटरप्रेन्योर प्राइस को इंक्रीज करेगा। प्राइस को जब इंक्रीज करेगा तो कंजम्पशन डिक्रीज हो जाएगी, यानी कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज होती है आपके पास कंजम्पशन या डिमांड डिक्रीज हो जाती है एंड क्रिएट डेड वेट लॉस, और इस तरह से आपको लॉस होना शुरू हो जाती है कि आपका इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो चुका। ये आपके पास है जी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एक्स एक्सिस पे आपके पास क्वांटिटी ली गई है, और सॉरी एक्स एक्सिस पे हम लोगों ने क्वांटिटी ली, और वाई एक्सिस पे आपने यहाँ पे प्राइस ले ली। एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी ली, वाई एक्सिस पे आपने प्राइस ले ली। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये जो ग्रीन कर्व है जहाँ पे एस लिखा हुआ है ये सप्लाई कर्व है, और ये जो है ये डिमांड कर्व है। जब आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से इम्पोज हुआ टैक्स, तो ये जो आपके पास डॉटेड एरिया है ये ऊपर की साइड पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये डॉटेड लाइन यहाँ से यहाँ पे ये शिफ्ट हो गई है, तो यहाँ से ये जो नेक्स्ट इस जगह पे आपके पास ये शिफ्ट हुई है, इट्स मीन कि आपकी जो डिमांड है डिमांड कम हो गई है, और यहाँ पे आपके पास क्वांटिटी कम हुई है, और जो आपकी जो प्राइस है वो बढ़ गई है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास डेड वेट लॉस एरिया को शो कर रहा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है आपके पास सब्सिडीज हैं। सब्सिडीज क्या होती हैं कि आपके पास फाइनेंशियल ग्रांट होती है जो कि डायरेक्टली दी जाती है बिजनेस सेक्टर को या फिर इंडिविजुअल को दी जाती है। जैसा कि अभी पिछले जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको एग्रीकल्चर सब्सिडीज बताई हैं। इनडायरेक्ट सब्सिडीज वो होती हैं कि जो बेनिफिट दैट लोअर कॉस्ट इनडायरेक्टली, किसी भी चीज की कॉस्ट को आप कम कर देते हो उस चीज को आप कहते हैं इनडायरेक्ट सब्सिडीज। जैसा कि टैक्स ब्रेक्स होते हैं, रिड्यूस इंटरेस्ट लोन, आपके पास थोड़ा सा टैक्स ब्रेक दे दी जाती है कि इस महीने में आप पे टैक्स अप्लाई नहीं होगा, तो इट्स मीन कि आप कॉस्ट को इनडायरेक्टली लॉस करें। कंज्यूमर सब्सिडीज क्या होती हैं कि लोअर प्राइसेस ऑफ कंज्यूमर, लोअर प्राइसेस फॉर कंज्यूमर, कंज्यूमर के लिए जो प्राइसेस हैं वो कम करें। अब देखें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस सेक्टर को सब्सिडीज नहीं प्रोवाइड की जाएंगी, कंज्यूमर को भी सब्सिडीज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसको कहते हैं कि ये कंज्यूमर सब्सिडीज, जैसे फूड स्टैंप्स वगैरह हो गई, उन पे किसी भी किस्म की आपके कंज्यूमर पे जो है वो कोई भी टैक्स अप्लाई नहीं होता। उसके बाद प्रोड्यूसर सब्सिडीज हैं। प्रोड्यूसर सब्सिडीज क्या होती हैं कि सब्सिडीज जो हैं वो फार्मर को सब्सिडीज दे दी जाए, तो ये होती हैं प्रोड्यूसर सब्सिडीज। उसके बाद देखिए
हमारे पास है इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ सब्सिडीज। इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कि सब्सिडीज का क्या होता है, मार्केट इनकरेजमेंट, आप मार्केट को इनकरेज करते हैं, प्रमोट करते हैं प्रोडक्शन को, और कंजम्पशन को प्रमोट करते हैं। जब सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती हैं तो इट्स मीन आप प्रोडक्शन को प्रमोट कर रहे हैं। उसके बाद प्राइस इफेक्ट है। प्राइस इफेक्ट, सब्सिडीज देने से क्या होगा कि आपके पास जब आप टैक्स कम करोगे तो लाजमी बात है कि आपकी जो कंज्यूमर की जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनकी प्राइस जो है वो कम हो जाएंगी। नेक्स्ट वन इज इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा कि हेल्प लोअर इनकम ग्रुप्स बाय मेकिंग एसेंशियल गुड्स अफोर्डेबल। जब आपके पास लोअर इनकम जो आपके पास लोग होते हैं या ग्रुप होता है जिसको हम लोअर क्लास कहते हैं, जब आप गुड्स के प्राइस को कम करेंगे, ठीक है, तो वहां पर क्या होगा कि ये जो एसेंशियल गुड्स होंगी वो अफोर्डेबल होंगी लोअर क्लास के लिए। मार्केट डिस्टॉर्शन, उसके बाद यहाँ पर मार्केट डिस्टॉर्शन कैसे आती है कि जब गवर्नमेंट एड प्रोवाइड कर रही होती है तो उस एड के चक्कर में जो आपके पास इंटरप्रेन्योर है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन शुरू कर देता है कि इस दफा तो टैक्स लगने नहीं है, तो उससे क्या होता है कि आपके पास ओवर प्रोडक्शन हो जाती है, तो आपकी रिसोर्सेज की एलोकेशन जो है वो बेहतर नहीं हो पाती है, जैसा कि एक्सेस प्रोडक्शन इन एग्रीकल्चर है।